हेलो बच्चों। आज मैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने आप में काफ़ी बड़ा था, तो उसके बाद के जो दो छोटे छोटे पॉइंट थे, ठीक है, मतलब वो एक एक मार्क्स के आ जाते हैं कभी, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। तो पहला तो है रजो दर्शन, ठीक है। इसको मेनार्की कह सकते हो आप। तो जब कोई लड़की यानी जो 11 से 13 वर्ष की लड़की होती है, ठीक है, उसके शरीर में आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद जब पहली बार ऋतुस्राव होता है, ठीक है, यानी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब दूसरा टर्म है रजोनिवृत्ति, इसे कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज को आप कैसे बोलोगे कि जो स्थायी रूप से जब आर्तव चक्र, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, रुक जाए, यानी अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? अब ऋतुस्राव नहीं होगा, जो ब्लीडिंग फेज होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी का जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी फेजेस आते हैं, ठीक है, वो कोई भी क्या नहीं होंगी? पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ओवरी होती है उससे जो भी प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं उनका क्या होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं हमारे, उनसे निकलने वाले जो भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होंगे यानी एफएसएच और एलएच, उनके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी तो जो ग्राफियन फॉलिकल होंगे वो डेवलप नहीं होंगे और ना ही क्या हो पाएगा? ओवुलेशन हो पाएगा। अब ओवा ही रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा? जो गर्भाशय है और उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब तब क्या नहीं होगा? मतलब कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल बनेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो जैसे ही मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ तो जो स्त्री होती है उसकी जनन क्षमता भी क्या हो जाती है? खत्म। और ये जनरली 45 टू 50 या 52 की एज में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट तो कब होता है? ठीक है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, और ख़त्म कब होता है? 50 से 52 साल की उम्र में, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होने के साथ साथ यानी रजो दर्शन के साथ साथ जो स्त्रियों की जनन क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। आ गई बात समझ में? चलिए, ये तो थे पिछले जो टॉपिक थे, एक एक मार्क्स के कभी आ जाते हैं। चलिए अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन जैसा मैंने आपको बताया था प्लांट्स में भी कि क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है और जो फीमेल गैमीट होता है, ठीक है, उनका जो फ्यूज़न है यानी उनका जो संलयन है, उनके संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखो, आप मैंने आपको बताया था कि जो मेल गैमीट होगा वो क्या होता है? हैप्लॉइड। जो फीमेल गैमीट होता है वो भी क्या होगा? हैप्लॉइड। दो हैप्लॉइड आपस में फ्यूज होंगे तो क्या क्या क्रिएट करेंगे? जो भी जाइगोट वो क्रिएट करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो युग्मनज है या जो जाइगोट है, तो जाइगोट बनने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? ठीक। तो ये हो गया। अब देखो मानव की बात करती हूँ तो मानव में क्या होता है? मानव में जैसे ही ओवुलेशन होगा यानी जैसे ही ओवा रिलीज होगा, ओवा रिलीज होने के बाद फेलोपियन ट्यूब से होते हुए सेकेंडरी oocyte के रूप में कहाँ तक पहुँच जाता है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे अब क्योंकि जो एग है या ओवा है वो क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, तो वो वहीं पे रहेगा। अब जैसे ही मादा के शरीर में शुक्राणु प्रवेश करेंगे, क्योंकि शुक्राणु मोटाइल होते हैं, चलायमान होते हैं, तो वो क्या करेंगे? शरीर में प्रवेश करके कहाँ तक पहुँचाएंगे? एम्पुला तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पे दोनों का फ्यूज़न हो जाएगा। दोनों का फ्यूज़न जैसे ही होगा उसे हम क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे। फ्यूज़न होने के बाद हमें युग्मनज मिल जाएगा, जाइगोट मिल जाएगा, जो धीरे धीरे क्या करेगा? डिवीज़न करता रहेगा और क्या होगा? उसमें चेंजेस आएंगे, अभी बताऊंगी मैं आफ्टर निषेचन, ठीक है। तो ये तो निषेचन
हो गया। ठीक है, अब निषेचन होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, निषेचन मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। बाह्य निषेचन में देखो जैसे फ्रॉग है, ठीक है, मेंढक है, मेंढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन मतलब जब निषेचन क्या हो? शरीर के बाहर पानी में हो। ठीक है, तो निषेचन जो फ्रॉग है उसमें क्या होगा? मैंने कहा पानी में होता है। फ्रॉग मैंने एज अ एग्जांपल लिया है बाह्य निषेचन का। तो उसमें क्या होती है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्या कर देती है, एक आपने देखा होगा पानी में बहुत लंबी, ठीक है, नली टाइप की छोड़ देती है जिसमें छोटे छोटे काले काले डॉट होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या छोड़ती है, इस तरह से जो एग्स होते हैं उनको छोड़ देती है रिलीज करके और अपना चली जाती है। ठीक है, अब क्या होगा, मेल जो फ्रॉग होगा वो क्या करेगा, पानी में रहता ही है। ठीक है, बरसात में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। क्या कर देता है वो, जैसे ही वो पानी में एंटर होता है वो भी क्या कर देता है, अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। ठीक है, अब स्पर्म मैंने जैसे बोला क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। वो क्या करेंगे, पानी के साथ बहते हुए लोकोमोट करते हुए कहाँ तक आ जाएंगे, जहाँ पे भी वो एग्स होंगे। ठीक है, और वहाँ क्या हो जाएगा, उनका फ्यूज़न हो जाएगा, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका निषेचन हो जाएगा। तो उस निषेचन को हम क्या बोलेंगे, बाह्य निषेचन। ठीक है, जब क्या है, मादा के शरीर के अंदर नहीं हो रहा है निषेचन, कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, किसी माध्यम में हो रहा है, पानी या जो भी है। ठीक है, तो माध्यम यहाँ पे कौन है, पानी है। ठीक है, माध्यम यहाँ पे फीमेल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब शरीर के बाहर जब निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं, हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब आंतरिक निषेचन, बहुत सारे जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, और जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनमें सब में क्या होता है, निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है, और इसे तब हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आंतरिक निषेचन इसका मतलब कि शरीर के अंदर होगा, यानी जो स्पर्म होंगे वो शरीर में प्रवेश करके ओवा से फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो आंतरिक निषेचन बता दिया मैंने आपको, तो इसमें आप मानव भी को भी ले सकते हो। मानव भी क्या आता है, हायर वर्टिब्रेट्स में आता है। ठीक है ना, स्तनधारी है। तो ये हो गया बाह्य निषेचन का। एक एग्जांपल तो मैंने क्या बता दिया आपको, फ्रॉग बता दिया। दूसरा आप लिख सकते हो सी अर्चिन। ठीक है, सी अर्चिन में भी क्या होता है, पानी में ही क्या होता है, बाह्य मतलब पानी में ही निषेचन होता है, यानी शरीर के बाहर निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन में मैंने क्या बोला था, आप एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे, किसके, उसमें लिख लेना हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यानी उच्च कशेरुकी, एंड इंसेक्ट्स यानी कीट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है फ्यूजन, किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, यानी निषेचन कहाँ होगा, शरीर के अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलिए, जो निषेचन की क्रिया है, अब एक बात ये भी है कि आपके पास जो 12 का सिलेबस है ना, इसमें ये क्रिया नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसको लिख दिया है। निषेचन एक छोटा सा टर्म वैसे दिया है उन्होंने, और वो उस वाले में है, प्लांट वाला जो चैप्टर था ना उसमें था। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, बट फिर भी मैंने थोड़ा एक जनरल आइडिया आपको देने के लिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो क्लीवेज वगैरह पढ़ाऊँगी तो उसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, है ना, सीरियल वाइज चूँकि हम चल रहे हैं। देखो, जो निषेचन की क्रिया है इसमें क्या होते हैं, 3 स्टेप लिखे हुए हैं मैंने मेनली। ठीक है, पहला है क्या होता है, पहला है शुक्राणु का अंडाणु की ओर परिचलन, यानी मैंने आपको बताया कि अंडाणु क्या होगा एक जगह पे रहेगा और शुक्राणु क्या करेगा, उसके पास जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चाहे निषेचन आंतरिक हो रहा हो या बाह्य हो रहा हो, ठीक है, ठीक है, शुक्राणु ही हमेशा क्या करता है, अंडाणु की ओर आकर्षित होता है। ठीक है ना, आगे जो अब किस तरह से आकर्षित होता है, क्योंकि क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या करता है, कुछ विशेष रासायनिक जो यौगिक होते हैं उनको क्या करता है, श्रावित करता है। ठीक है, अब उनके श्रावण से क्या होता है, जो शुक्राणु होता है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, इसी में बता देती हूँ कि जो अंडाणु होता है उसके चारों ओर जेली नुमा क्या होती है, एक
पदार्थ होता है जिसे आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजिन बोलते हो। ठीक है, ये फर्टिलाइजिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का स्राव क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो शुक्राणु होगा वो क्या करता है, एंटी फर्टिलाइजिन नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका स्रावण करता है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। अब इस श्रावण से क्या होता है, दोनों ही कुछ ना कुछ स्रावित कर रहे हैं, तो दोनों जैसे ही फर्टिलाइजिन शुक्राणु यानी क्या करेगा, फर्टिलाइजिन मतलब शुक्राणु क्या करेगा, वहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग लेयर है, मतलब ऐसे समझ लो, वहाँ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजिंग होगा वो जो ओवा की लेयर पे पाया जा रहा है, और जो एंटी फर्टिलाइजिंग होगा जो स्पर्म के शरीर में पाया जा रहा है, अंदर नहीं बाहर को। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे। ठीक है, जो क्या करेगा, शुक्राणु को अंडाणु के साथ चिपकने में सहायता करेगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो सुन चिपकने में सहायता करेगा, इसको हम क्या कहते हैं, समूहीकरण में लाते हैं। फिर दूसरा, ये सारा तो लोकोमोशन में आ गया कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों सिक्रीट करेंगे। इससे क्या होगा, जो शुक्राणु होगा उसका आकर्षण होगा किसकी ओर, अंडाणु की ओर, और वो उसकी तरफ क्या होगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद समूहीकरण में क्या होता है, देखो यहाँ पे चित्र में मैं आपको बता देती हूँ। चित्र में क्या है, देखो इस तरह से क्या हो रहा है। हाँ, जो एगल्टिनेशन है या जो समूहीकरण है, ये किस थ्योरी पे काम करता है, लॉक एंड की थ्योरी पे काम करता है, जिसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्या है, पार्टिकल ऑफ फर्टिलाइजिंग जो केमिकल सब्सटेंस है वो है। ठीक है, देखो इसका अपना कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसी तरह से जो एंटी फर्टिलाइजिंग यानी जो स्पर्म होगा, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, उसका भी अपना कुछ ना कुछ शेप है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एक ताले की चाबी, ठीक है, सब तालों को नहीं खोल सकती, वो किसी पर्टिकुलर एक ही ताले को खोलेगी। ठीक है, तो ये लॉक एंड क्यू मॉडल भी आप इसे कहते हो, तो इसी पे क्या करता है, कार्य करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सरफेस है या पार्टिकल है फर्टिलाइजिंग का, इसके यहाँ पे देखो एक जंक्शन टाइप का आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एक जंक्शन टाइप का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जब जब क्या होगा, ये वाला इसमें दो ही जगह में क्या हो रखा है, जंक्शन हो रखा है, इसमें भी दो जगह में जंक्शन हो रखा है, जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रखा है, तीनों जगह में क्या हो गया है, वो अच्छे से जो फर्टिलाइजिंग रासायनिक पदार्थ है उससे क्या हो रखा है, एंटी फर्टिलाइजिंग क्या हो रखा है, बाइंड हो रखा है, यानी दोनों क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना, तो तब क्या हो जाएगा, वो शुक्राणु क्या हो जाएगा, जो अंड झिल्ली होगी उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, यानी दोनों को अब क्या बन जाएगा, समूह बन जाएगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो ये है इसमें। थर्ड इसमें है कि शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। अब शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश, इसमें यहाँ पे भी है, थोड़ा सा बोल रहा है कि क्या होता है, जब अंडाणु की सतह से वो चिपक जाता है, यानी समूहीकरण के पश्चात, यहाँ पे समूहीकरण के पश्चात क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो शुक्राणु होता है वो क्या करता है, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एक्रोजोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पर्म लाइसिन भी कहते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, फिर अंडाणु को क्या कर देगा, जो अंडाणु को आच्छादित करने वाली फॉलिकल सेल्स हैं उनकी परत को, और जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर देगा, घोल देगा। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, अब घुल जाएंगे अगर उनकी मेम्ब्रेन्स, तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अंडाणु में आसानी से क्या कर जाएगा, प्रविष्ट कर जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत इसमें दिखा रखा है, देखो सेकेंडरी oocytes, ये यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला स्पर्म क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, एंटर कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे देखो इस सरफेस में जो भी है, एग की जो एग मेम्ब्रेन्स है, इन पे क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हो गया, इसमें दिखा देती हूँ मैं, देखो तो क्या कर रहा है, इस तरह से वो घुल जाता है, ये देखो
यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है ये इस तरह से, इस ये ओवा है, इसके संपर्क में स्पर्म आया, स्पर्म का जो अग्र पार्ट है एक्रोसोम, उसने क्या किया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ किया तो जो एग मेम्ब्रेन्स है या फिर जो एग की फॉलिकल सेल्स हैं वो क्या होने लग गई, यहाँ देखो यहाँ अच्छे से बाइंड हो रखी थी, यहाँ क्या होने लग गई, वो डिज़ोल्व होने लग गए इधर उधर। उसके लिए शुक्राणु के लिए क्या बनाने लग गई हैं, मार्ग बनाने लग गई हैं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कर दिया, इसने छेदन कर लिया है इन सेल्स का। छेदन करते हुए वो अंदर क्या हो गया है, अटैच होने लग गया है धीरे धीरे। ठीक है, अब क्या है, धीरे धीरे अटैच होगा तो यहाँ पे थर्ड वाले में देखो स्पर्म और एग की क्या हो गई है, बाइंडिंग हो गई है। स्पर्म और एग की जैसे ही बाइंडिंग हुई, ठीक है, क्या हो गया, जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, धीरे धीरे अंडाणु की जेली में, ठीक है, जिसे वेटिलाइन झिल्ली भी आप बोल सकते हो, अंदर जो वेटिलाइन झिल्ली होता है वहाँ से अंदर की ओर क्या होता जाता है, खिंचता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आपको पता है जो एग में होता है सबसे बाहर क्या होती है, जोना पेलिसुडा होती है। ठीक है, ये हमने बता रखा है, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रहा है तो जेड पी लिखा हुआ है उसने। ठीक है, तो ये जोना पेलिसुडा पीनिट्रेशन, पीनिट्रेशन मतलब होता है छेदन। ठीक है, तो जोना पेलिसुडा से होते हुए, जोना पेलिसुडा क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये इनका ओवरी में क्या है, यहाँ पे ओवरी में नहीं, सॉरी, एग में, ओवा में क्या बन रखा है, एक स्तर बन रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है इसने, जो जोना पेलुसिडा होता है वो क्या करता है, शुक्राणु की, इस शुक्राणु की गति को बढ़ाने के लिए एक एंजाइम जिसे आप क्या कहते हो, हेलयूरोनिडेज एंजाइम कहते हो, इसका क्या करता है, श्रावण करता है। और फिर क्या होता है, ये शुक्राणु आसानी से इनके साथ यहाँ पे देखो बाइंड हो रखा है, रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बाइंड हो जाता है। तो फिर इसके बाद इनका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पता है शुक्राणु का जो न्यूक्लियस होगा और जो ओवा का न्यूक्लियस होगा वो क्या हो जाता है, आपस में फ्यूज़ हो जाता है। और फ्यूज़ होने के बाद इस तरह से निषेचित होकर युग्मनज फिर क्या करेगा, ये धीरे धीरे डेवलप होके इस तरह से क्या बनाएगा, एक युग्मनज बनाएगा। फिर जो क्या करता है, डिवीज़न करता है। आगे आगे बात समझ में। तो इसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो आपको पता है कि जो ओवा होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी oocytes होता है। ठीक है ना, तो सेकेंडरी oocytes क्या करता है, फिर आगे क्या करेगा, बाद में जाके क्या बन जाता है, एक पोलर बॉडी बन जाता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, फिर स्पर्म से फ्यूज होके यानी सनलाइट होके क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर देगा। आगे बात समझ में। तो इतना था आपके पास फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है देखो, सेकेंडरी oocyte साफ साफ लिखा हुआ है। ये स्पर्म यहाँ से आते हुए ये यहाँ पे इसकी जोना पेलिसुडा हो गई, ये क्या करेगी, हेल यूरिनिडेज एंजाइम स्रावित करेगी यहाँ से। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अंदर अंदर प्रविष्ट कराएगा। अंदर प्रविष्ट कराएगा तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। फ्यूज़ हो जाएंगे तो दोनों इस तरह से बाइंड हो जाएंगे। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और ये जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये सब है। चलिए इतना कर लीजिए आज के लिए।